हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन फिजिक्स का हमारा एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है प्योर रोलिंग और रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जिसके बाद हमारा रोटेशन फिजिक्स कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्योर रोलिंग के ऊपर। अच्छा देखो, प्योर रोलिंग रोलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है, यानी कि रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, तो वो रोलिंग मोशन करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्योर रोलिंग की, ठीक है, तो प्योर रोलिंग क्या होती है जरा उसको समझिएगा। सिंपली एक लाइन में प्योर रोलिंग पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा। प्योर रोलिंग उसे कहते हैं जहां पर हमारा जो घूमने वाला ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रोल हो रहा है या हो रहा होता है, वो स्लिप ना करे, वो स्लिप ना करे, उसे कहते हैं प्योर रोलिंग। अब स्लिप कर ना करने का क्या मतलब है, जरा वो समझिए। देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग or moving without slipping, it's called प्योर रोलिंग। अब यहां पर इसको समझते हैं, स्लिपिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जनरली क्या होता है ना, जब भी हम किसी चीज को रोल करवाते हैं तो उसके रोल होने में और ग्राउंड के बीच के अंदर फ्रिक्शन वर्क करता है। अब होगा क्या, जरा इसको समझिएगा। जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोल कराऊंगा, इस तरफ रोल करा रहा हूं, तो फ्रिक्शन मेरा इसको आगे की तरफ स्लिप करेगा। फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, आगे की तरफ स्लिप करेगा। स्लिप करने का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा घिसेगा, मतलब ये रोल स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा स्लिप करेगा, ये फिक्स है। उसको हम कहते हैं जनरली रोटेशन मोशन या रोलिंग मोशन, लेकिन उसको प्योर रोलिंग कभी नहीं कहेंगे। अब प्योर रोलिंग क्या होता है, जरा इसको समझिए। हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है आर ओमेगा से, और साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है वी वेलोसिटी से। तो अगर कोई हमसे कहे प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन है, तो हम कहेंगे v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब सर v इक्वल्स टू आर ओमेगा, व्हाट दैट मीन, इस मीन दैट जब आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो ये घूमना स्टार्ट हो गया विदाउट स्लिप, यानी ये स्लिप नहीं हुआ, अपनी जगह से थोड़ा आगे पीछे नहीं हुआ, यानी ये घिसा नहीं, सीधा ही घूमना स्टार्ट हो गया। अब सर इसको समझेंगे कैसे, प्रैक्टिकल इसका कोई एग्जांपल चाहिए हमें। देखिए, प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकता हूं कि आपने घड़ी के अंदर गियर्स देखे होंगे, या फिर गियर्स, बहुत सारे गियर्स आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, बहुत सारी मशीनरीज में देखे होंगे। तो आपने वहां देखा होगा, जैसे अगर मैं मान लूं एक ऐसा एक गियर है, उस पर इतने दांत बने हुए हैं, ठीक है, यहां पर मेरा एक गियर है, उसके अंदर भी दांत है बहुत सारे। अब इस गियर को अगर इसमें घुमाऊंगा तो इसके दांत इसके अंदर से होते 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 आगे आएंगे। अब होगा क्या, ये मशीन तभी तो ढंग से वर्क करेगी जब ये दांत और इसके दांत परफेक्टली एक दूसरे से इंक्लाइन हो, एक ही लाइन के अंदर चलते रहे। अगर बीच में ऐसा हो कि यहां पर ये स्लिप कर जाए, अगर ये यहां पर स्लिप कर जाए, तो मेरी मशीन तो वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं खराब हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, एक मजे की बात, इसीलिए तो हम मशीनरी के अंदर हमेशा क्या देते रहते हैं, ऑयल्स देते रहते हैं। ऑयल क्यों देते हैं, ऑयल इसलिए देते हैं ताकि ये जो है हमारे जो मशीनरीज में जो गियर्स होते हैं वो आपस में स्लिप ना करे और आगे ही चलते रहे। दैट्स मीन इनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। फ्रिक्शन खत्म होने की कंडीशन के अंदर ये आसानी से काम करते रहते हैं, गियर्स आप आसानी से एक दूसरे के ऊपर रोल होते रहते हैं विदाउट स्लिप, और उसी को हम कहते हैं प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट। समझ आया आपको प्योर रोलिंग किसे कहते हैं। अब मैंने इसका प्रैक्टिकल भी बता दिया कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, रियल लाइफ में यूज कैसे होता है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब होता क्या है ना, ये कैसे वर्क करता है वो तो हमने समझ लिया, और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी हमने समझ ली। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो स्लिप कर रहा है, वो स्लिप कर रहा है फॉरवर्ड में, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताना होगा, तीन कंडीशन से इसको लिख लीजिएगा। v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको कहते हैं प्योर रोलिंग की कंडीशन। सेकंड मेरी कंडीशन है v ग्रेटर देन आर ओमेगा, इसके अंदर फॉरवर्ड स्किडिंग होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे इसको। इसके अंदर हमारा जो टायर होगा या जो रोल करने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो आगे की तरफ स्लिप करेगा।
थर्ड मेरी कंडीशन है आर ओमेगा इज ग्रेटर देन बी, ये मेरा हो जाएगा बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, वाओ इट्स जस्ट अ गुड थिंग फॉर यू। बैकवर्ड स्लिपिंग, तो बैकवर्ड स्लिपिंग के अंदर क्या होगा, मेरा टायर या फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पीछे की तरफ क्या होगा, स्लिप होगा। चलिए दो चीजें तो हमने यहाँ पे समझ ली, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब यहां पर हम समझेंगे कि प्योर रोलिंग के अंदर फोर्सेस कौन कौन सी वर्क करती है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं फोर्सेस नहीं समझूंगा तो मैं क्वेश्चन को टैग नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए फोर्स समझते हैं। तो फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा फोर्स। फोर्स कैसे सर, कि देखो मान लेते हैं अपना एक टायर है, बिल्कुल सर एक टायर होगा, इसको यहां से मैं घुमाने के लिए एक फोर्स दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं तू यहां से घूम। तो मुझे एक चीज बताओ, किसी चीज को घुमाने के लिए अगर हम फोर्स देते हैं तो वो क्या कहलाती है, याद करो क्या कहलाती है, टॉर्क कहलाती है। किसी चीज को घुमाने के लिए अगर हम फोर्स देंगे तो वो क्या होगी, टॉर्क होगी। चलो सर टॉर्क होगी। अब ये टॉर्क हुए, टॉर्क तो है ये, बिल्कुल बात सही सर, टॉर्क तो है ये, लेकिन होगा क्या यहां पर, इसको जरा ढंग से समझिएगा। अभी टॉर्क तो मेरे पास यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जब ये घूम रहा है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जनरेट करेगा, बिल्कुल जनरेट करेगा, और साथ ही साथ इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, वो कौन सा होगा, अल्फा होगा। कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाउ और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन तो यही होता है। तो इसका मतलब इस पे एक फोर्स इस तरफ लगेगी, बिल्कुल, जो इसकी रोटेशन को बता रही है। क्या क्या बता रही है, रोटेशन को। अब सर टाउ का फॉर्मूला तो आर क्रॉस एफ होता है। आई अल्फा क्यों लिखा, देखो जब मेरा कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती है। ये फॉर्मूला मेरा तब काम करता है जब मुझे किसी डिस्टेंस पे फोर्स को अप्लाई करना होता है, किसी डिस्टेंस पर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तब मेरा ये फॉर्मूला काम आता है। लेकिन यहां पर तो एक ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, मतलब एक टायर अगर घूम रहा है तो टायर पे कहां पे फोर्स लग रही होती है, बिल्कुल सेंटर पे। टायर में बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लग रही है, तब भी तो टायर घूम रहा होता है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने रोल किया, तो आप एक बार फोर्स दोगे तो वो फोर्स वापस उसको घुमाती रहेगी, घुमाती रहेगी, घुमाती रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला तो अप्लाई होने से रहा। इस फॉर्मूला को क्यों लिया सर, वो बता दो। हुआ ये कि जब मैंने एक फोर्स दी तो फोर्स तो टॉर्क ही है, ठीक है सर, साथ ही यहां पर एक इनर्शिया जनरेट होगा, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको लिखते हैं हम आई से, ठीक है। जो क्यों, ये टायर अपने आप को घूमने से रोकेगा, और घूमने से रोकने की प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और साथ ही जब ये घूमेगा तो घूमेगा तो एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्सेलरेशन तो चेंज होगा, दैट्स व्हाई t इक्वल्स टू आई अल्फा। सो नाउ दिस फॉर्मूला इज अप्लाइंग फॉर द रोटेशन फोर्स, रोटेशनल फोर्स, जो इसको घुमाने के लिए उपयोग में ली जा रही है, वो फोर्स कौन सी है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। चलो सर, लेकिन ऐसे घूमेगा तो नहीं, ये आगे भी तो बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा F इक्वल्स टू एम ए से। ओ सर F इक्वल्स टू एम ए, हाँ सर F इक्वल्स टू एम ए से आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही बोला, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब मैं क्या करूंगा, इस F इक्वल्स टू एम ए को चेंज करने की कोशिश करूंगा इस टाउ के अंदर। देखना, मैं अगर दोनों तरफ आर एफ से मल्टीप्लाई कर दूं, आर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये आर एफ तो मेरा टाउ बन गया, हाँ सर टाउ बन गया। ये आर कितना, और यहां पर एक ही जगह मैं रख दूं आर अल्फा, तो ये बन गया मेरा एम आर स्क्वायर अल्फा, और ये मेरा होता कितना है, आई अल्फा, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो देखो इससे भी मैंने प्रूफ कर दिया, सेकंड लॉ से भी, कि यही फोर्स अप्लाई होगी। क्यों, और अब मजे की बात कि सर फिर इसका सेंस क्या बन गया, फिर आपने अगर ये बता रहे तो फिर ये एफ इक्वल टू एम में क्यों बना सॉरी यूज में क्यों लिया, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो सवाल आएगा कि सर अगर ये फोर्स इसमें कन्वर्ट हो रही है तो फिर आपने ये क्यों बताई, सॉरी ये क्यों बताई। तो सुनो मेरी बात, यहां पर प्योर रोलिंग के अंदर दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती है, दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती है। कौन कौन सी, जो हमारा F इक्वल टू एम ए और ये टॉर्क जो जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये जब अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट स्लिप कर जाएगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्लिप कर गया दैट्स मीन उस पॉइंट पे हम काम नहीं कर सकते, और अगर हम काम नहीं कर सकते दैट्स मीन फिर वहां पे कोई वो प्योर रोलिंग है ही नहीं, तो फिर सिर्फ एक सिंपल सा रोटेशन है। समझ आया मेरी बात आपको। तो प्योर रोलिंग पे कौन कौन सी फोर्स लग रही थी वो मैंने आपको बता दिया, ओके। चलो सर, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं। अगर मैं 1 मिनट के लिए मानूं कि यहां से मैं एक फोर्स दे रहा हूं F,
ठीक है, सॉरी, और यहां से एक फोर्स दे रहा हूं जो कि फ्रिक्शन फोर्स, और यहां से एक एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास से, तब हमारे पास फोर्स की क्या इक्वेशन होगी अगर हमारे साथ में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही हो। और भाई साहब फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही हो तो हमारे साथ क्या होगा, बड़ा आसान है भाई। एक फोर्स तो हम दे रहे हैं, एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इक्वल्स टू ए। दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, आर का, तो ये मेरा हो जाएगा आर, ठीक है सर, सॉरी ये मेरा ए में हो जाएगा, और ये, तो ये मेरा क्या बनेगा आर एफ, तो ये तो मेरा टॉर्क बन गया, टॉर्क, और ये मेरा टॉर्क नहीं बनाएंगे, इसको हम फ्रिक्शन ही रखेंगे, और ये मेरा बना दूंगा मैं इसको आई अल्फा। एक मेरे पास ये भी मिल गया, क्योंकि ये फ्रिक्शन है इसलिए इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। टॉर्क को चेंज तभी कर सकता हूं क्योंकि एफ जो मेरा होता है वो अप्लाइड फोर्स होता है, याद रखना, जो हम अप्लाई करते हैं, और फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, दैट्स मीन ये अप्लाई नहीं होती, ये एडजस्ट होती है, ये अपने अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है, इसलिए इसको याद रखना। सर इतना सब कुछ बता दिया आपने, अब और क्या बाकी रह गया, अब बाकी रह गया है इंक्लाइन प्लेन, फोर्स ऑन द इंक्लाइन प्लेन। सो नाउ लुक एट द वन थिंग, फोर्स ऑन द इंक्लाइन प्लेन को कैसे टैकल करेंगे वो जरा देखते हैं। सॉरी, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। वाओ सर, राइटिंग थोड़ी बेकार है मेरी लेकिन कंटेंट अच्छा है। चलो मान लेते हैं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो mg sin थीटा से रोल कर रहा है, या मेरा एंगल से थीटा लगा लेता हूं, और यहाँ पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन कौन सा जनरेट हो रहा होगा, mg sin थीटा माइनस f अपॉन कैपिटल M। ये मेरा m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, m मास का ऑब्जेक्ट, रेडियस I और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब सर आपने ये बताया, हाँ सर बिल्कुल बता दे। अब हम जानते हैं, आप और मैं दोनों जानते हैं, अभी हमने निकाला टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ की जगह मैं आर एफ लिख सकता हूं और आर की जगह मैं लिख सकता हूं एम आर अल्फा, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन एम आर अल्फा नहीं लिखेंगे, एम आर स्क्वायर अल्फा, लेकिन इसको आई अल्फा में रहने देंगे। अब अगर मैं अल्फा को इधर रखूं तो मेरा हो जाएगा आर एफ अपॉन आई, मेरे पास ये बनेगा, बिल्कुल आएगा। मैं क्या कर सकता हूं, इन सारी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते, मतलब इन सारी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर एक फंडामेंटल इक्वेशन बना सकते हैं। अब सर एक फंडामेंटल इक्वेशन आप बना तो दोगे, लेकिन कैसे बनाओगे, देखो एक इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और एक मैं जानता हूं a इक्वल टू होता है आर अल्फा। अगर मैं a को यहां रखूं, आर अल्फा टू एम जी साइन थीटा एफ अपॉन एम, तो आप इसको देख सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं आराम से, ठीक है। साथ ही इन 3 इक्वेशंस को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इन 3 इक्वेशंस की मदद से आप सब चीजें निकाल सकते हैं, लाइक एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड इक्वल और अप्लाइड फोर्स भी, ये तीनों इक्वेशंस आप लिख लें, बहुत काम आएंगे आपके। मैं इसको चेंज करना नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ही चेंज करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो बड़ा होता जाएगा, इसको कहां तक रोकोगे आप चाहो जितनी इक्वेशंस इनसे बना सकते हो, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं जब हमारे पास 2 से ज्यादा इक्वेशंस होती है तो उनके सॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं और उनसे हम बहुत सारे इक्वेशंस भी बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं आपको कहूंगा इसका ज्यादा मतलब लोड ना ले, सिंपलिसिटी के लिए आप ये 3 इक्वेशंस लिख ले, ये आपके लिए बेटर रहेगी। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, हमारे रोटेशन फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था वो यहाँ पर एंड हुआ। एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा वीडियो में जाते जाते, अगला चैप्टर हम ग्रेविटी का स्टार्ट करेंगे और कुछ गलतियां जो मुझसे अभी तक हुई है वो उसको मैं कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेकर आता, क्वेश्चंस नहीं लाता साथ में। मुझे किसी ने कहा कि सर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट के साथ कम से कम 5 क्वेश्चन को मैं टेक करता चलूं, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट को मैं और अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर मेरी वीडियोस को आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इवन दो कमेंट जरूर करें, अच्छी लगे तो। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें,
अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन मोशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अल्टरनेट वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो में CSIR नेट के ऊपर बनाता हूँ और एक वीडियो में बना रहा हूँ अपने जेईई मेंस के ऊपर। मैं दोनों को टैकल करते हुए चल रहा हूँ ताकि जो दोनों कोर्सेस है वो कवर हो जाए। और इस 2026 के अंदर हमें टारगेट लेकर चलते हैं कि 11th-12th की कंप्लीट जेईई का और नीट का कोर्स हम कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हम 12th क्लास CSI नेट का भी कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे इस 2026 के अंदर। तो मिलिए, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज कमेंट करना ना भूलें।